मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे वाक्य के बारे में, है ना। वाक्य आपको मैं करा चुकी हूँ, लेकिन हम वाक्य के बारे में थोड़ा अच्छे से और जान लेते हैं कि अगर बात आए कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा आती है ना, तो क्या होता है कि हम पहले बात करते हैं वाक्य के बारे में कि जब हम अपने अपने विचारों को, है ना, दूसरों को बताना चाहते हैं, आदान प्रदान करने के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। वाक्य एक पद का भी हो सकता है और एक समूह का भी हो सकता है ना। वाक्य में आए विभिन्न पदों को अपना अपना अलग अर्थ होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं, है ना। तो अब आता है कि वाक्य कहते किसे हैं। तो जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः यानी पूरी तरह व्यक्त कर सके, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिस अर्थ की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले तत्व की बात करें तो पहला होता है सार्थकता, है ना। वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। हर पद अपना अर्थ रखता है। कभी कभी निरर्थक होते हुए भी कुछ शब्द वाक्य में आते ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे क्या? मूर्तिकार सुबह से ठुक ठुक कर रहा है। अब ठुक ठुक तो कोई वाक्य बेटा कोई शब्द नहीं हुआ, है ना। लेकिन एक अन्य वाक्य देखिए, मेहा इंगेवा। इस वाक्य में इंगेवा शब्द तमिल का है, जिसका अर्थ है यहाँ आओ। इसलिए वार्तालाप में ऐसे शब्दों का प्रयोग तभी सार्थक है जब सुनने और पढ़ने वाला इस भाषा को जानता हो, है ना। आगे आता है योग्यता। वाक्य में जो भी शब्द आए वो संदर्भ के अनुरूप अर्थ देने की योग्यता रखता हो, तभी वाक्य बनेगा। जैसे बच्चे खाना चरते हैं। यदि हम चरते हैं बोलते, चरते का प्रयोग जानवरों के लिए होता है जो घास खाते हैं, है ना। अतः यह चरते शब्द अयोग्य है, या होना चाहिए बच्चे खाना खाते हैं। तो वाक्य की एक अपनी योग्यता भी होनी चाहिए, है ना। तो वाक्य के जो तत्व हैं कितने हुए बेटा? 6 तत्व। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा। वाक्य छोटा हो या बड़ा अपने में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा सा हो या एका शब्द की आकांक्षा रखे। जैसे सृष्टि खाती है, इस वाक्य में जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या खाती है, किसी शब्द की अपेक्षा सी बनी रहती है। इसका पूर्ण रूप इस प्रकार होना चाहिए, सृष्टि सेब खाती है ना। अब आता है इसका चौथा, निकटता। वाक्य के पदों में बिखराव नहीं होना चाहिए, बल्कि परस्पर निकटता होनी चाहिए, ताकि भाषा का प्रवाह बना रहे, नहीं तो अर्थ देने में असमर्थ होगा। जैसे मैं डैश डैश तो डैश डैश नहीं डैश डैश जाऊंगी, तो ना ऐसा होगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ना हमें समझ में आएगा। इसका सीधा होना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगी, है ना। अब है 5वां पदक्रम। वाक्य में पदक्रम भी सही होना चाहिए, अन्यथा सब कुछ का कुछ अर्थ देंगे, है ना। जैसे प्रधानाचार्य तब तक पुरस्कार चुकी होगी बाट, है ना। जबकि होना चाहिए प्रधानाचार्य अब तक पुरस्कार बांट चुकी होगी, है ना। और जो उसका अंतिम है वो है अन्वय। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल, है ना। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि क्रिया के साथ परस्पर मेल होना चाहिए, नहीं तो अर्थ प्रेषित नहीं होगा। जैसे क्यारी में सुंदर सुंदर फूल खिला है, जबकि होना चाहिए क्यारी में सुंदर सुंदर फूल खिले। तो जब अन्वय करते हैं, मेल करते हैं, तो वाक्य में लिंग का, वचन का, कारक का, काल का ध्यान रखते हुए होना चाहिए, है ना। अब वाक्य की घटक। अब वाक्य की संरचना के लिए कम से कम उद्देश्य और विधेय का होना आवश्यक है ना। अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उस वाक्य का उद्देश्य होता है ना। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम तथा उनका विस्तार आता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सभी तोते आम के वृक्ष पर बैठे हैं, बाघा बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के जवानों ने मिलकर वर्षा का आनंद लिया, सभी लोग खुशी से झूम उठे, तुम कल वहां पहुंच जाना, सब खड़े बातें कर रहे थे, है ना। तो जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि जिसके बारे में कहा जाता है और क्या कहा जा रहा होता है वो विधेय होता है, ठीक है। अब आते हैं हम वाक्य, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका 9th क्लास में जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा वाक्य भेद, है ना। तो वाक्य जो भेद है हम 2 प्रकार से जानेंगे, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, है ना। और रचना के आधार पर 3 होते हैं, संयुक्त, सरल और कौन सा? संयुक्त, सरल और मिश्रित, है ना। और अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे 8। सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है बेटा? जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था का बोध होता है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं, है ना। जैसे तालाब में अनेक मछलियां तैर रही है, जैसे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो विधानवाचक का मतलब क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था, है ना, उसका बोध होता है। निषेधवाचक वाक्य दूसरा, जिन वाक्यों में निषेध अर्थात मनाही का भाव होता है,
सकारात्मक वाक्यों में न, नहीं, मत आदि लगाकर निषेधवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, मैं नहीं डरी, मुझसे तो यह काम होने से रहा, और उसके भरोसे बैठे रहोगे तो वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो जहाँ पर मनाही का भाव होता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बेटा आप सभी जानते हो। प्रश्नवाचक वाक्य विधानवाचक और निषेध वाक्य दोनों प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं, है ना। क्या होता है, इसमें कोई ना कोई प्रश्न होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे आप अमेरिका से कब लौटे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने पत्र नहीं पढ़ा था, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना बेटा। तो प्रश्नवाचक में बस पहचान किया, उसमें आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। अब होता है विस्मय आदि बोधक। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव स्वतः प्रकट हो वे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह, विस्मय आदि बोधक का निशान जाएगा, खाने में मजा आ गया, पूर्ण विराम, अरे, अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो गया, ये चोट कैसे लगी, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अब है आपका आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, विनय या प्रार्थना का भाव हो, जैसे आप बाहर चले जाइए, ये काम शाम तक होना चाहिए, है ना, ये हो गया आपका आज्ञावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों में इच्छा या आशा प्रकट की जाए, ईश्वर तुम्हारा परिश्रम सफल करे, अगला आपकी इच्छा पूर्ण हो। अब संदेहवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जैसे संभवत आज धूप ना निकले, संदेह है ना, अब तक तो वह घर पहुंच चुका होगा, या संभावना आ गई, तो ये होता है आपका संदेहवाचक वाक्य। और आपका अंतिम जो वाक्य है वो है संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है ना, एक जो क्रिया होती है वो दूसरी पर डिपेंड करती है। जैसे यदि कमल चलेगी तो मैं भी चलूंगी, अगर पढ़ते तो अच्छे अंक आते, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी एक बात दूसरी बात पर डिपेंड करती है, वहां पर होता है आपका संकेतवाचक वाक्य, है ना। तो आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं उनको पढ़ना है, और बहुत अच्छे से आपको अर्थ के आधार पर वाक्य